वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन इंडियन पॉलिटी क्लासेस फॉर आरओ एंड एआरओ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, क्यों इनकी जरूरत महसूस हुई और इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे अपने ट्रेडिशनल तरीके के लिए से, जो कि है एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले विथ रेफरेंस टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यदि अपन बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो उसमें दो लेवल पर आता है, एक आएगा रूरल एरिया पर, दूसरा आएगा अर्बन एरिया पर। यदि अपन रूरल एरिया की बात करें यानी कि गांव वाले एरिया में, तो उसमें होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। वहीं पर अर्बन एरियाज में बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज होता है इसके अंदर। यदि पीआरआई की बात करें और यूएलबीज की बात करें तो इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यूएलबीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोनों के दोनों 1992 में इंप्लीमेंट किए गए थे, और इसी के तहत आप देखोगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए संविधान में 11th शेड्यूल ऐड किया गया था, वहीं पर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 12th शेड्यूल ऐड किया गया था। और उसके बाद ये एक संवैधानिक प्रिंसिपल हो गया कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज का गठन करना और इनके रेगुलर वर्किंग के लिए इलेक्शन कराना, फाइनेंस कमीशन सेटअप करना कंपलसरी हो गया, वो स्टेट के ऊपर नहीं छोड़ा गया। तो अब अपन इसी के तहत देखते हैं। नाउ बोथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। गलत है, क्योंकि पंचायती राज 11th शेड्यूल में है, वहीं पर अर्बन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 12th शेड्यूल में लिस्टेड है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। पंचायती राज फाइंड्स मेंशन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल म्युनिसिपैलिटीज आर कवर्ड इन पार्ट 9A, ये भी स्टेटमेंट सही है। पंचायती राज जो 11th शेड्यूल था वो पार्ट 9 बन गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वहीं 9A बन गया अर्बन लोकल बॉडीज का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन ने लाइन से पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं, जहां पर अपन ने देखा था पार्ट जो 5 है वो यूनियन के बारे में है, पार्ट 6 जो है स्टेट्स के बारे में, और अभी अपन ने पार्ट 9 और 9A भी देख लिया। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। गलत, क्योंकि 73rd सिर्फ पंचायत से डील करता है, 74th म्युनिसिपैलिटीज के बारे में डील करता है। आर्टिकल 243O solely pertains to municipalities, while Article 243P to 243ZZ फोकस ऑन पंचायती राज। ये आर्टिकल की रेंज आप कम से कम ध्यान रखिएगा, तो ये उल्टा लिख दिया गया है यहां पर, ये गलत हो गया। यानी कि पंचायती राज के आर्टिकल्स आप देखोगे तो 243 से 243O तक रहते हैं, और उसके बाद 243P से लेकर ZZ 243 तक अर्बन लोकल बॉडीज के रहते हैं। सो ये एक बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। यानी कि पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पार्ट 9 में ऐड किया गया, और 11th शेड्यूल इसके जरिए एक्ट किया गया भारत के संविधान में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि आपको याद होगा आर्टिकल 40 के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, जिसमें कहा गया था कि स्टेट अपनी क्षमता के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, उसी प्रिंसिपल्स के तहत क्या हुआ, जब स्टेट के पास कैपेसिटी आई तो 1992 में एक संविधान से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को मैंडेटरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ 7th शेड्यूल of Indian Constitution, which list contains the subject of local government। अब ध्यान रखिएगा 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन लॉ बना सकता है, सेंटर लॉ बना सकता है। यदि कोई स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बना सकते हैं, और यदि कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मेंशन्ड है तो यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो सेंटर का लॉ बनके प्रिवेल होता है। अब हुआ क्या, जो ये लोकल गवर्नमेंट है ये ओरिजिनली संविधान में स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट था, इसीलिए आप देखोगे तो कौन सी लिस्ट में प्रेजेंट है, स्टेट लिस्ट में। इसी वजह से आप देखोगे जब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं था, 1992 के पहले भी बहुत सारे स्टेट्स थे जिनकी अपनी अपनी पंचायत लेवल एग्जिस्ट करती थी। पंचायती राज सिस्टम स्टेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो प्रश्न ये उठता है, फिर ये
एक नया संविधान का अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत यह पड़ी क्योंकि जब पंचायत एग्जिस्ट करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इनका इलेक्शन रेगुलरली नहीं होता था। यदि कोई इलेक्शन हुआ है तो बार बार क्या करते थे, स्टेट गवर्नमेंट जो है इन इलेक्टेड बॉडीज के ऊपर टेक ओवर कर लेते थे। यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास ना तो पैसा था, ना फंक्शनरीज थे, ना फंक्शंस था, किस विषय में काम करना है वो भी डेलीगेटेड नहीं था। इस अमेंडमेंट के जरिए क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई पूरे के पूरे भारत में कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंस्टिट्यूट होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राम सभा इज। अब ग्राम सभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। इनफैक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है, जितने भी ग्राम में, अब ग्राम सभा सबसे पहले आप समझो कंस्टिट्यूट कहां होता है। यह हो सकता है एक विलेज में कंस्टिट्यूट हो, यानी कि एक विलेज में एक ग्राम सभा हो, या 2 या 3 विलेजेस मिला के भी एक ग्राम सभा कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें कौन मेंबर्स रहते हैं, जितने भी वोटर्स होंगे, यानी कि 18 प्लस के सारे लोग जो उस एरिया में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर्स बन जाते हैं। यानी कि आप समझो एक तरीके से ऐसी सभा है जिसमें सभी बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग ग्राम में बैठते हैं, और इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ग्राम सभा है। तो देखते हैं क्वेश्चन का, ग्राम सभा इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गांव लेवल की बेसिक बॉडी है। एंड असेंबली ऑफ द विलेजर्स, ये बात सही है, लेकिन कौन से विलेजर्स हैं ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमम नहीं है, तो बी को अभी अपन डाउट में रखते हैं। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जो भी उस एरिया में रहता है और वोटर होता है वो इसके मेंबर बन जाते हैं। तो सी तो बिल्कुल भी गलत है, तो ऑब्वियसली आंसर होगा 4। इस तरीके से कई बार, अब देखो हो सकता है बी कई एग्जाम्स में हां बोले और कई जगह ना भी बोले, क्योंकि क्या असेंबली ऑफ विलेजर्स में बच्चे भी नहीं आते हैं, या ऐसे लोग जो वोटर्स की तरह रजिस्टर नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो कई बार अपन को एग्जाम में समझना पड़ता है कि ये किस तरीके का अप्लाइड है। तो इस तरीके से यहां पर 4th सबसे ऑप्टिमम है। और नेक्स्ट, इट इज अ स्टेचरी बॉडी। स्टेचरी मतलब किसी ना किसी लॉ के तहत ये बॉडी बनी है, बिल्कुल सही बात है। तो अब यदि अपन पंचायत की बात करें तो ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टायर सिस्टम है। यानी कि सबसे पहला जो टायर होता है वो विलेज में होता है, गांव पर, और जो सबसे हाईएस्ट टायर होता है वो डिस्ट्रिक्ट पर होता है। इसके बीच एक इंटरमीडिएट भी होता है और ये दोनों के बीच में रहता है। यानी कि पूरे के पूरे देश में 3 टायर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अब इसी में देखते हैं कुछ एग्जेम्पशंस। नाउ व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड फॉर स्टेट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंस्टिट्यूटिंग पंचायत्स एट इंटरमीडिएट लेवल। जैसे कि याद करिए अपन ने जब स्टेट्स में पढ़ा था तो स्टेट्स के डिलिमिटेशन के समय अपन ने पढ़ा था कि किसी भी स्टेट की 6 मिलियन से पॉपुलेशन कम होगी तो उससे क्या होगा कि उन्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना पड़ेगा जब वोटिंग बेसिस में करते हैं टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज। उसी तरीके से यहां पर क्या बोला गया, ऑर्डिनरी 3 टायर्स होते हैं, एक होता है गांव में, एक होता है डिस्ट्रिक्ट में, और एक होता है इंटरमीडिएट। यानी कि एक थ्रेशोल्ड से पॉपुलेशन कम होगी तो ये इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत कंस्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका फिगर क्या है, तो ये फिगर है 20 लाख। यदि किसी स्टेट में 20 लाख से कम पॉपुलेशन होगी तो वहां पर सिर्फ 2 टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंस्टिट्यूट होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोड ऑफ इलेक्शन फॉर चेयरपर्सन्स ऑफ 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले अपन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में डील कर रहे हैं। ये 3 लेवल पर होता है। 3 लेवल अभी जो अपन ने देखा, विलेज, इंटरमीडिएट और फाइनली होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन तीनों लेवल पर जो पंचायत का जो मेंबर्स का सिलेक्शन होता है, यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि सीधा सीधा चुनाव होता है
जहां पर हम जैसे नागरिक जाते हैं, वोट करते हैं और अपने पंचों को चुनते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन यदि अपन इनके चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन का सिस्टम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट लेवल पर यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई है, यानी कि डायरेक्टली चुनाव नहीं करना है, बट जो पंच सेलेक्ट हुए हैं वो अपने सरपंचों को या अलग जिस भी नाम से जाने जाते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन गांव लेवल पर दोनों हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये किसके ऊपर छोड़ा गया है? स्टेट के लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ा गया है। तो किसी स्टेट्स में आप देखोगे डायरेक्ट इलेक्शन होता है और किसी स्टेट में इनडायरेक्ट होता है, लेकिन एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट चुनाव ही होगा चेयरपर्सन का। तो यही है, देखते हैं ऑप्शंस। ऑल 3 लेवल्स डायरेक्ट इलेक्शन, गलत हो गया। डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यही ऑप्शन अपने को सही मिल गया। तो ध्यान रखिएगा तीनों लेवल पर अलग अलग मैकेनिज्म प्रपोज की गई है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन इंडियन पंचायत्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एन SC/ST फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब ध्यान रखिएगा यहां पर संविधान में क्या लिखा गया है, 11th शेड्यूल के अंदर, 12th शेड्यूल में भी सिमिलर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने SC और ST के लिए रिजर्वेशन मैंडेटरी किया हुआ है। क्या क्राइटेरिया होता है? जितनी भी पॉपुलेशन उनकी उस एरिया में होगी, जैसे मान लो 17% पॉपुलेशन होगी टोटल, तो 17% सीट्स स्टेट लेवल पर SC के लिए रिजर्व्ड रहेगी। इस तरीके से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, जो हर जगह किया जाता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर OBC के लिए रिजर्वेशन संविधान में नहीं लिखा गया है। तो क्या रिजर्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। बहुत सारे स्टेट्स ने OBC के लिए भी रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि यदि स्टेट चाहे तो OBC के ऊपर रिजर्वेशन दे सकते हैं, नहीं चाहे तो ना दे। लेकिन SC और ST के लिए रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन मैंडेटरी है। ठीक है, सो अपन देखते हैं क्या रिजर्वेशन है। अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC/ST, बिल्कुल गलत है। प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ SC/ST इन द एरिया, यही है, हर जगह इसी क्राइटेरिया को यूज किया जाता है, नई बात कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, what is the minimum percentage of reservation for women in the total number of chairperson position। अब ध्यान रखिएगा, पंचायत में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोविजन इंट्रोड्यूस है। इनफैक्ट PRI और आगे जब अपन अर्बन लोकल बॉडीज देखेंगे, दोनों में यह प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है कि सारी की सारी सीट्स में से मिनिमम 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, हर लेवल पर, पंचायत के विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर लेवल पर। साथ ही साथ ये भी है कि मान लो SC के लिए 30 सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो जो 1/3 सीट्स रहेंगी SC के लिए, यानी कि SC विमेन के लिए 10 सीट रिजर्व्ड रहेंगी, 1/3 ऑफ दिस। ऐसा ही ST के लिए भी सेम है। ST के लिए मान लो 60 सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो ST विमेन के लिए भी 20 सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। ऐसा ही प्रोविजन चेयरपर्सन के लिए भी है। चेयरपर्सन के लिए भी जितनी सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी, टोटल सीट्स में से 1/3 सीट जो हैं रिजर्व होनी चाहिए विमेन के लिए। मतलब कि देयर इज इनबिल्ट रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन एवरी क्लास। SC के अंदर भी विमेन की सब कैटेगराइजेशन है, चेयरपर्सन, ST, OBC सब के लिए ऐसा इनबिल्ट क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आंसर क्या होगा? 1/3 यानी कि 33%। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन को देखना है कितना परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दिया गया है इन कैटेगरीज पे। तो SC/ST के लिए क्या दिया जाता है? इन प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, ये दिया गया है। OBC के लिए कितना रिजर्वेशन है? कोई भी संवैधानिक तौर पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, नॉट स्पेसिफाइड, ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया है। और विमेन या विमेन चेयरपर्सन के लिए कितना है? अभी अपन ने देखा 1/3 रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन को जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ अ पंचायत एट एनी लेवल इज डिसॉल्व्ड 4 years आफ्टर इट वॉज कंस्टिट्यूटेड, यानी कि 4 साल तक पंचायत रही, लेकिन चौथे साल में वो लोगों का जो मेंबर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज कर दी और उसे डिसॉल्व कर दिया गया। व्हेन शुड द फ्रेश इलेक्शंस बी कंप्लीटेड? तो क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए अपन लोकसभा लेते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर लेते हैं, तो प्रोविजन क्या है? इनका टर्म कितना होता है? 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल के पहले यदि मान लीजिए ये 4 years के बाद
इसे डिसॉल्व कर दिया गया। तो जब इनका फ्रेश इलेक्शन होता है तो इन्हें कब किया जाता है, इन्हें रिमेनिंग 5 ईयर का टेन्योर फिर से दिया जाता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के केस में थोड़ा सा अलग है। यहां पर सबसे पहली बात आप देखो कितने समय में इलेक्शन होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। और जो कितने समय के लिए इलेक्शन होगा, तो ये जो रिमेनिंग टेन्योर है सिर्फ और सिर्फ उतने के लिए ही इलेक्शन का इनको मिलेगा। यानी कि इस सिचुएशन में मान लो न्यू इलेक्शन हुआ और न्यू इलेक्शन से एक फिर से पंचायत का कंस्टिट्यूशन हुआ, तो ये जो पंचायत है अगली बार सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगी। तो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जब भी डिसोल्यूशन हुआ 6 महीने के अंदर फिर से क्या होना चाहिए, इलेक्शन। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि 5 साल में से ये 4.7 ईयर्स ऑलरेडी बिता चुके थे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, इलेक्शन करना जरूरी ना हो। यानी कि जब 6 महीने से कम बचा हो इलेक्शन के लिए, तो हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन फिर से पंचायत के लिए इलेक्शन ऑर्गेनाइज ना करे, ऐसा प्रोविजन लिखा गया है। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, इफ अ पंचायत इज रिकंस्टिट्यूटेड आफ्टर 3.5 ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन, द न्यू पंचायत विल रिमेन इन टेन्योर ऑफ, कितने के लिए बचेगी, बचे कुछ समय के लिए ये पावर में रहेगी। तो 5 माइनस 3.5 यानी कि 1.5 साल के लिए ये समय में रहेगी, रिमेनिंग 1.5 ईयर्स ऑफ टेन्योर। ध्यान रखिएगा यहां पर ये लोकसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उससे अलग है, क्योंकि कभी भी लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई और फिर से चुनाव हुआ, तो वो उनका जो समय होता है फिर से उन्हें 5 साल मिलता है, उन्हें बचा कुचा 1-1.5 साल नहीं मिलेगा। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज है, बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन। फिर से अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने लोकसभा की मिनिमम एज कंटेस्ट का क्या देखा था, एमपी के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए क्या देखा था, 30 साल, और सिमिलर प्रोविजन देखा था अपन ने स्टेट के लिए भी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल होता है। लेकिन जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके लिए जो मिनिमम टाइम होता है 21 साल होता है। तो 18 साल में वोटर बनेंगे और 21 साल में जो है वो बन जाते हैं एलिजिबल टू बी अ पंच। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपन ने पार्लियामेंट के केस में देखा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया पार्लियामेंट ने स्पेसिफाई किया है। ऐसे ही यदि किसी कारण से मान लो जो भी लॉ से स्टेट डिसाइड करता है वो स्टेट बना सकता है अपने लॉ जिनके तहत ये जो भी मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यानी कि लॉ जो स्टेट का रहेगा वो डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। अब कौन इलेक्शन कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है। आगे जब अपन कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तब अपन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर अपन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कौन सा चुनाव कराता है और इनमें में से कौन सी बॉडीज का चुनाव कोई और बॉडीज कराती है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए और इनका चुनाव पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज का कौन कराता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये दो इलेक्शन हैं लोकल बॉडीज के, चाहे वो पंचायत के हो या अर्बन लेवल की बॉडीज की, ये दोनों जो इलेक्शन कराता है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जबकि एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराता है, वो कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये चुनाव के टर्म्स में ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराता है। सो इलेक्शन कमीशन यहां पर क्या है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक बॉडी के रूप में कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये बॉडी क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बेसिकली पूरा का पूरा चुनाव को ऑर्गेनाइज करता है। चुनाव से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पोलिंग बूथ को सेटअप करना, पोलिंग बूथ को सेटअप करना, इसके बाद आईडीज को सेटअप करना, वोटर लिस्ट बनाना और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन, जो कुछ भी रहता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। अब क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन और अपन इलेक्शन कमीशन भी जब पढ़ेंगे देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि यदि चुनाव नहीं हुआ ढंग से
तो डेमोक्रेटिक फाइबर ऑफ द कंट्री ही थ्रेटन हो सकता है। इसी वजह से आप देखोगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो बनता है उसे हटाना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसे हटाने के लिए जैसे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सिमिलर वो ही बैकग्राउंड जो अपन ने देखा था, याद करिए सबसे पहले पूरा का पूरा प्रोसेस याद है, अपन ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में देखा था कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत रिमूव किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां पर कुछ बेसिक मिनिमम मेंबर 100 मेंबर लोकसभा में, 50 मेंबर राज्यसभा में। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पेश किया जाता है। फिर एक कमिटी बनाई जाती है 3 मेंबर की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहता है। ये तीनों मिलके जब पास करते हैं फिर वो जो मोशन रहता है फिर पार्लियामेंट के पास जाता है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है इसी से रिमूव किया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कभी भी जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नमेंट सरकार जो फॉर्म की है, वो इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करके कंटिन्यूअस पावर में ना रहे। इसी वजह से ये बहुत ही डिफिकल्ट बनाया गया है। स्टेट हाईकोर्ट के जज की तरह ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप देखोगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज शेड्यूल में मेंशन नहीं है। उसमें कहा गया है कि लेजिस्लेचर जो है स्टेट का, उन्हें यह पावर दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से पावर और फंड और फंक्शंस जो हैं डिवॉल्व कर दे। यानी कि संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि ये काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आपको देना पड़ेगा। ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपनी सर्कमस्टेंसेस के बेसिस में कितना डेलीगेट करना चाहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाउ ऑफन फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट की बात कर रहा है, शुड बी कंस्टिट्यूटेड। तो जैसे कि अपन आगे पढ़ेंगे सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है। इसे हर 5 साल में प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है। बिल्कुल ही ऐसा स्टेट लेवल पर भी इस संवैधानिक प्रोविजन के अंदर माना गया है कि हर 5 साल में कंस्टिट्यूट किया जाएगा। कौन कंस्टिट्यूट करेगा? गवर्नर कंस्टिट्यूट करेगा। ये होगा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है फाइनेंस कमीशन को क्यों बनाने की जरूरत है। अब ध्यान दो कि यदि मान लो मैं सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बना दिया लेकिन मैं उनको पैसा नहीं दिया, तो क्या ये बॉडीज काम कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से आप देखो इनको पैसा देने के लिए एक बॉडी बनी गई है फाइनेंस कमीशन, जो एक्चुअली पैसा नहीं देती है बट प्रिंसिपल्स असाइन करती है कि क्या क्या प्रिंसिपल के बेसिस में जो पैसा है वो स्टेट से लेकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिवॉल्व हो, या तो नेशनल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिवॉल्व हो, या कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस खुद लगा सकती है और वो खुद टैक्स कलेक्ट कर सकती है, या तो कितने % ऑफ द टैक्स डिवॉल्यूशन होना चाहिए। याद करिए जो अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन एनके सिंह सेंटर लेवल पर कंस्टिट्यूट हुआ है, उन्होंने कितना % दिया है? 41% दिया है। यानी कि सेंटर के टोटल मान लीजिए टैक्स 100 रुपए है तो उसमें में से 41 रुपीस जो है स्टेट को जाना चाहिए। ऐसा ही यही प्रिंसिपल स्टेट के लिए भी लागू होगा कि स्टेट के कितने % टैक्स जो है पंचायत को जाना चाहिए, वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। तो यूनियन टेरिटरीज का जो अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। बाकी जितने भी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया या उसे अलग अलग नाम से बोला जाता है, ये जो होते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ में गवर्न करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है चाहे तो इन प्रिंसिपल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं चाहे तो ना भी कर सकते हैं। यदि कोई चेंजेस से ये सारे प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो भी उन्हें परमिशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फॉर प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो पूरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है गेम, कौन से पोर्शंस में एक्ट नहीं करता है, तो वो है शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरियाज। इनके बारे में अगर आगे पढ़ेंगे, शेड्यूल्ड एरियाज 5th शेड्यूल में मेंशन है, ट्राइबल एरियाज 6th शेड्यूल में मेंशन है। बेसिकली शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज क्या है? ट्राइबल एरियाज का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो थोड़ा सा गवर्निंग सिस्टम अलग है, इस वजह से इनको कुछ ज्यादा राइट्स दी गई है। शेड्यूल एरियाज जो हैं मेनलैंड के ट्राइबल एरियाज हैं, और ट्राइबल एरियाज उन ट्राइबल एरिया जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनमें एक्स्ट्रा फ्रीडम दी गई है, उन्हीं को ये माना जाता है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, इनको भी
एप्लीकेबल नहीं है। हिल एरियाज ऑफ मणिपुर जहां पर हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है, और ऐसे ही दार्जिलिंग हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सारे के सारे एरियाज में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड नहीं होता है। एग्जाम में आता है, ये सारे के सारे एरियाज ध्यान रखिएगा, यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, हालांकि यहां पर क्या है, एक प्रोविजन दिया गया है कि पार्लियामेंट इन पर भी एक्सटेंड कर सकता है। इसी प्रोविजन के तहत पेसा एक्ट को सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। पेसा यानी कि प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पंचायती प्रोविजन टू शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज में भी पंचायत के प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए 1996 में ये बिल को पास किया गया है, और इसी एक्ट के तहत आप देखोगे अब पंचायत प्रोविजन को ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज में भी लागू किया गया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपल्सरी प्रोविजन अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ध्यान रखिएगा, जो पूरा का पूरा जो प्रोविजंस हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक जो है स्टेट को कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा, और जो दूसरा है वो क्या है, वॉलेंटरी है, यानी कि स्टेट चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं फॉलो कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने देखा ग्राम सभा, ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक बॉडी है, तो ये एक कंपलसरी प्रोविजन है। सिमिलरली फाइनेंस कमीशन, स्टेट का फाइनेंस कमीशन, स्टेट का इलेक्शन कमीशन की बॉडी कंस्टिट्यूट करना मैंडेटरी है। सिमिलरली अपन ने देखा SC ST के लिए जो रिजर्वेशन कंस्टिट्यूट करना है मैंडेटरी है। सिमिलरली जो विमेन के लिए रिजर्वेशन कंस्टिट्यूट मिनिमम 1/3 है वो मैंडेटरी है। लेकिन यदि आप देखोगे वॉलेंटरी क्या क्या है, तो क्या क्या पावर दिए जाएंगे लेजिस्लेचर्स को, वो क्या है, मैंडेटरी नहीं है, वो स्टेट अपनी क्षमता के हिसाब से देगा। सिमिलरली अपन ने देखा था, याद कीजिए, ओबीसी का रिजर्वेशन स्टेट अपने हिसाब से देगा। यदि विमेन के रिजर्वेशन की बात करें तो 1/3 रिजर्वेशन मैंडेटरी है, लेकिन आज की डेट में 20 स्टेट करीब ऐसे हैं जो इस रिजर्वेशन को 50% कर चुके हैं, यानी कि आधी सीट्स रिजर्वेशन होगी विमेन की, तो ये एक ऑप्शनल प्रोविजन है। ऐसे ही क्या क्या पावर्स दिए जाएंगे पंचायत को, वो भी स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है। दिस आर द बेसिक। तो अपन समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपल्सरी प्रोविजंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत चेयरपर्सन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे डिसाइड होता है, विलेज लेवल पर स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है, लेकिन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होगा। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एमपीस एंड एमएलएस इन पंचायत, ये वॉलेंटरी है, यदि कोई स्टेट चाहे तो अपने एरिया में अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर विमेन, ये भी बिल्कुल मैंडेटरी है, 1/3 से ज्यादा स्टेट के ऊपर है। सो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 4। दिस वुड बी द आंसर, बी वुड बी द आंसर। तो दिस आर द लिस्ट। एक बार मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, जो मैंडेटरी चीज है वो आपको ध्यान रखना है, एंड इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप ले लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव 2-tier मोड ऑफ पंचायत। अपन ने क्या देखा, यदि एक लिमिट से पॉपुलेशन कम होगी तो क्या किया जा सकता है, 2 लेवल का ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इंटरमीडिएट काट दिया जा सकता है। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं, वो हैं गोवा, मणिपुर, सिक्किम। तीनों के तीनों स्टेट में क्या है, केवल और केवल 2 लेवल ऑफ पंचायत इंट्रोड्यूस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, which committee specifically recommended the constitutionalization of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कमिटीज बनी थी, उसमें में से ये सारी की सारी कमिटी जो मैंने मेंशन किया है इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। तो डू वी नीड टू लुक इनटू द प्रोविजंस, क्या क्या ये कमिटी रिकमेंड की थी, बिल्कुल नहीं, बहुत पुरानी कमिटी है, आपको बस नाम ध्यान रखना है। सबसे पहली कमिटी थी अशोक मेहता कमिटी, उसके बाद GVK राव कमिटी, LM सिंघवी कमिटी और PK थंगन कमिटी। ये चारों कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नाम ध्यान रखना है। इसमें में से 2 कमिटी ऐसी थी जिन्होंने कहा यदि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रियल लेवल पर आप इंप्लीमेंटेशन चाहते हो तो आपको क्या करना होगा,
उसे संवैधानिक स्टेटस देना पड़ेगा और तभी स्टेट्स को मजबूर किया जा सकता है कि ये जस्टिशिएबल पार्ट में आने के बाद इनका जो इलेक्शन है कंपलसरी तरीके से हो, इनका जो वर्किंग हो कंपलसरी तरीके से हो। तो वो जो है LM सिंघवी और PK थंगन कमेटी है, दोनों के दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिकमेंड किया था। लेकिन एक का यदि नाम रखना है तो सिंघवी कमेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की रिकमेंडेशन दी थी। तो इसी के साथ हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अर्बन लोकल बॉडीज की बात करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे प्रोविजंस बचेंगे, जैसे कि 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। इसके अलावा अपन को कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस करना है, जैसे कि इमरजेंसी से रिलेटेड, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। तो बहुत ही जल्दी अपन 2 या 3 दिन के अंदर पॉलिटी को वाइंड अप कर देंगे। तो वी विल मीट नेक्स्ट ऑन मंडे एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।